हाँ जी, क्लास 10th वालों, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू कर दो। आज की इस वीडियो में भी हम तुम्हारे क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 6 से लेके 14 तक जितने भी चैप्टर्स हैं, सबके सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे फॉर्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ तुझे बता दूंगा यार। और क्या ही चाहिए, आज शुरू कर लेते हैं हम। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं तुम्हारी चैप्टर 6 से लेके 14 तक के सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं, थ्योरम्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब तुम्हें बता दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स से शुरुआत करते हैं, ठीक है। कोई भी दो फिगर्स या कहूं तो कोई भी दो पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है? ऐसी कोई भी 2D फिगर जिसकी 3 से ज्यादा साइड्स हों, वो पॉलीगन है। अब कोई भी ऐसे दो फिगर या दो पॉलीगन जिनका साइज सेम हो, शेप भी सेम हो, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, यानी कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। पर ऐसी दो फिगर जिनकी शेप तो सेम हो पर साइज डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उन्हें हम सिमिलर कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं। और जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है ना, उन्हें सिमिलर कहा जा सकता है, पर हर एक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। दोबारा सुनो, हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है वो सिमिलर होती है, पर हर एक सिमिलर फिगर जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होते हैं या कोई भी दो पॉलीगन्स सिमिलर कब होते हैं, देखो यार, यहां पर मेरे सामने एक ट्रायंगल बना है, ये वाला ABC, और दूसरा बना है ये वाला PQR। अब मैं ये तुम्हें अगर कहूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? देखो, दो कंडीशन होती हैं। अगर ये दो कंडीशन वो दोनों फिगर्स फुलफिल कर रही हैं, मतलब वो सिमिलर हैं, और नहीं कर रही हैं तो मतलब सिमिलर नहीं है। ठीक, सबसे पहली, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो बराबर होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एग्जांपल से समझो। देखो, जैसे ये वाला एंगल A इस एंगल P के बराबर अगर है, साथ ही साथ ये एंगल B इस एंगल Q के बराबर है, और साथ ही साथ ये एंगल C इस एंगल R के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि इसके ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए। यानी कि A वाला P के बराबर, B वाला Q के बराबर, C वाला R के बराबर, तो ये कहते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो गए। दूसरी कंडीशन, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होनी चाहिए। मतलब देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होने का मतलब AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR बराबर होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? ये जो AB साइड है और ये PQ साइड है, जब इनको बटे में लिखा जाएगा, यानी AB अपॉन PQ बराबर होगी BC अपॉन QR के बराबर होगी AC अपॉन PR के। सर थोड़ा लिख के बताओ ना, ऐसे और अच्छे समझ आएगा। ठीक है, देखो यार, एंगल्स बराबर होने का मतलब एंगल A वाला P के बराबर, एंगल P के बराबर, एंगल B इस एंगल Q के बराबर, और एंगल C इस एंगल R के बराबर। तो ये हो गए एंगल्स जब बराबर होंगे। अब सेम रेशियो में होने का मतलब ये वाली AB अपॉन PQ बराबर आएगा BC अपॉन QR के बराबर आएगी जब AC अपॉन PR, तो कहा जा सकता है कि ये सेम रेशियो में हैं। ठीक, तो ये दो कंडीशंस अगर कोई भी दो पॉलीगन्स में, ट्रायंगल्स में, 2D फिगर्स में फुलफिल हो रही हैं, तो मतलब वो आपस में सिमिलर हैं। इनको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, कि जैसे ये ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है, तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR। ये साइन होता है सिमिलर होने का। ठीक, अब ये जो हम लिखते हैं ना चीज कि ABC PQR के सिमिलर हैं, तो हमें इसको ना सही से लिखना होता है, यानी इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि यहां पर अगर A एंगल Q एंगल के बराबर है मान लो, तो तुम तब भी यहां पे PQR लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें सही से लिख के बताता हूं कि देखो, अगर ये ट्रायंगल A मैंने लिखा
ठीक है, ABC ट्राइंगल में ए किसके बराबर था एंगल? P के, यानी ए एंगल P के कॉरेस्पॉन्डिंग था। तो इसके बाद ये सिमिलर जिस भी ट्राइंगल के होगा उसमें अगर पहले ए लिखा है तो पहले Q लिखा जाएगा, मतलब P लिखा जाएगा। फिर B वाला Q के प्रोपोर्शनल है तो यहाँ B लिखना है, तो यहाँ Q लिखना है। फिर C वाला R के प्रोपोर्शनल है, फिर यहाँ C लिखना है, फिर यहाँ R लिखना है। तो इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखते हुए चीजों को लिखना होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सर अगर मेरा मन किया कि मैं यहां पे ABC ना लिख के मैं यहां पे BAC लिख दूं, तो अब बताओ, अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा? PQR लिखोगे? अरे पागल हो क्या, PQR क्यों लिखोगे? B एंगल किसके प्रोपोर्शनल है? Q के, तो यहां पे लिखोगे Q। फिर A आया, A किसके प्रोपोर्शनल है? P के, तो यहां लिखोगे P। फिर C आया, C किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब किस एंगल के बराबर है? R, तो यहां लिखो R। तो यहां पे ये आया BAC सिमिलर टू QPR। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंगली इनकी सिमिलैरिटी लिखनी होती है, ये गलत मत करना, ठीक है। और हां, एक और चीज कि कोई भी दो 2D फिगर्स, दो पॉलीगन, दो फिगर्स सिमिलर तभी होंगी अगर ये दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल हुई। अगर दोनों में से कोई एक भी फुलफिल नहीं हुई, मान लो कि इन दो ट्रायंगल्स के एंगल्स आपस में बराबर नहीं थे पर साइड्स प्रोपोर्शन थी, तो यह सिमिलर नहीं होगा। मान लो कि साइड्स प्रोपोर्शन नहीं थी, सिर्फ एंगल बराबर थे, तो भी सिमिलर नहीं होगा। दोनों चीजें होनी चाहिए, एंगल भी बराबर होने चाहिए, साइड्स भी प्रोपोर्शन होनी चाहिए, तभी ये सिमिलर होगा, वरना नहीं होगा। वही लिखा है, बोथ मस्ट बी ट्रू फॉर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी होने के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए, ठीक है। अब करते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि है थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 जिसको BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है, हमें ये डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं तुम्हें बताता हूं ये थ्योरम क्या कहती है। समझ लो ये एक ट्राइंगल है ABC, मैं इस BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाली, ठीक है। और ये जो लाइन है इस AB साइड को P पॉइंट पे काट रही है और इस AC साइड को Q पॉइंट पे काट रही है। तो ये जो AP साइड है AP और उसके नीचे ये PB अपॉन में मैंने लिखा PB बराबर होगा इस AQ अपॉन में इस QC के। बस यही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अरे हाँ, बस यही है, आसान है। AP अपॉन PB बराबर होगा AQ अपॉन QC के। ये है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यानी थ्योरम क्या कहती है, एक ट्रायंगल के अंदर किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन बनाओ और वो लाइन ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स को काटनी चाहिए और फिर ये जो साइड्स बची हुई रहेंगी ये आपस में प्रोपोर्शनल रहेंगी। ये BPT कहती है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है। अब पढ़ो इसे, ये क्या लिखा हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन को ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल खींचा जाए टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, जिससे वो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे। हाँ, ये P पे कर रही है, ये Q पे कर रही है, अलग अलग पॉइंट्स पे है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो बाकी बची ये दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी, वो हमने कर दी, ठीक। और तो और नीचे एक और लाइन लिखी है कि इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। कन्वर्स ट्रू होने का मतलब इसका उल्टा भी ट्रू होगा, सही होगा। मतलब देखो, हमने यहां पे क्या पढ़ा कि अगर हमने ये एक लाइन बनाई थर्ड साइड के पैरेलल है, इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसके साइड्स के ये रेशियो आपस में बराबर होंगे, है ना, ये हमने पढ़ा। पर अगर मैं इसका उल्टा ले लूं, यानी कि हमें अब पहले से ही गिवन है कि एक लाइन है जो ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में काट रही है, यानी ये चीज अब हमें गिवन है, तो ये चीज ऑलरेडी पता होगी कि ये लाइन ट्रायंगल की इस थर्ड साइड के पैरेलल है। यानी यहां पर हमने पहले माना कि एक पैरेलल लाइन हमने खींची, दो साइड को कट कर रही है, तो रेशियो बराबर होंगे। अब हमने कहा रेशियो पहले से ही बराबर है, बस वो रेशियो जिस लाइन के जरिए कट के बन रहे हैं वो लाइन ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होने वाली है, ठीक है। तीसरी साइड कैसे, ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, यार तीसरी साइड के पैरेलल, और क्या बताऊं, तो ये उसका कन्वर्स है, ठीक है, ये भी पता चल गया। उसके बाद एक और चीज जान लेते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल है ना, उनके सिमिलर होने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, मेन क्राइटेरिया होते हैं, वो जान लेते हैं।
एक तो होता है ए क्राइटेरिया, जिसको एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स आपस में बराबर हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाते हैं। जैसे इसे ये एंगल ए डी के बराबर, सी एफ के बराबर, हो गया सिमिलर, सिंपल। उसके बाद एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यानी कि साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यानी ये दो ट्रायंगल अगर हैं, इनकी ये ए बी वाली और डी वाली साइड आपस में प्रोपोर्शनल, बी सी और ई एफ वाली साइड आपस में प्रोपोर्शनल, ए सी और डी एफ वाली साइड आपस में प्रोपोर्शनल। अगर ऐसा है तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यानी कि ए डी के बराबर हो जाएगा, बी ई के बराबर हो जाएगा, एफ सी एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये अपने पास साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है कि अगर तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ में, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो उसके एंगल्स बराबर होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वाले, और ये एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। एक और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है एस। इसमें क्या होता है कि कोई भी दो साइड्स, जैसे ए बी, ए सी, पी क्यू, पी आर, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, जैसे कि ए बी वाली पी क्यू के प्रोपोर्शनल, ए सी वाली पी आर के प्रोपोर्शनल, ए बी वाली पी क्यू के प्रोपोर्शनल, ए सी वाली पी आर के प्रोपोर्शनल है, और साथ ही साथ ये ए वाला एंगल पी वाले एंगल के बराबर है, ए वाला एंगल पी वाले एंगल के बराबर है, तो ये इस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, आज इधर उधर की दो साइड्स के बीच के एंगल, साइड्स प्रोपोर्शनल एंगल बराबर, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर। ठीक, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जितने भी इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हैं, सारे डन हो चुके हैं। अब 6.2 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे लिखे हैं, 3rd 4th 9th 10th। 6.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे लिखे हैं, 2nd 4th 8th 10th 11th 13 14 15 16। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता दिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम बता दी, और एज सच कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर का, सिर्फ यही चीजें हैं और यही कॉन्सेप्ट हैं जो इस चैप्टर के हर एक सवाल को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ध्यान रखनी है। 6.1 बहुत ही ज्यादा बेसिक एक्सरसाइज है, तो वो तुम्हें ट्राई करनी है तो तुम कर सकते हो, बट 6.2 और 3 में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने तुम्हें बता दिए। अब चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं, इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल को। टेंशन मत लो, 8 9 10 तो मैं खुद करने के लिए नहीं दे रहा, मैं ही करवाऊंगा। बस यहां पर ये दोनों चैप्टर्स को मैं कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जल्दी हो जाएंगे, तो इन दोनों चैप्टर्स को पहले करते हैं, उसके बाद मैं 8th चैप्टर को तुम्हें करवाऊंगा। 8th चैप्टर में थोड़े से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं करने वाले, तो उसे अलग से करेंगे। फिलहाल चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, देखो यार, यहां पर ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहां पर एक्स और वाई एक्सिस के ग्राफ के अंदर दो पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट पी, एक है पॉइंट क्यू। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब इस पी क्यू की मुझे डिस्टेंस निकालनी है कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। उसे निकालने के लिए हमारे पास है एक डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि है ये वाला। क्या कहता है ये फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे x1 y1 की जगह 2 3 होता, x2 y2 की जगह 4 5 होता, तो बस वहां पे तुम x1 की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे तुम 2 लिख देते, यहाँ पे 3 है y1 की वैल्यू तो यहाँ पे तुम 3 लिख देते। वैसे ही बस जो भी वैल्यू है फॉर्मूला में पुट करनी है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, दैट्स इट। ओके, और इसी के साथ अगर इस ग्राफ में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट होता पी एक्स वाई, और इसकी डिस्टेंस तुम्हें ओरिजिन 0 0 से निकालनी होती, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ये P से O तक की डिस्टेंस PO बराबर में स्क्वायर रूट के अंदर ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इजी, ये तो आसान है। अब 7.1, सर ये क्या हो गया?
बस इतना ही। हाँ, 7.1 को करने के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए था, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए था। अब तुम्हें इसमें से कौन से क्वेश्चंस करने हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर ये क्या कर रहे हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली उठाई जा रहे हो क्या? यहां से 2, 3, 4 उठा लेते हैं, यहां से 5, 6, 7। अरे नहीं यार, ऐसे थोड़ी कर रहा हूं। मेहनत करी है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, तुम्हारे सैंपल पेपर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। वो तो यार चलो ऑब्वियस सी बात है कि पैटर्न काफी चेंज हो चुका है, क्वेश्चंस जिस तरह से पहले आते थे उससे काफी चेंज हो चुके हैं, पर उन क्वेश्चंस में तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के जिन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज हो रहे हैं ना, मैंने वो क्वेश्चंस यहां पे पिक करे हैं। इसलिए ये मत सोचना कि सर रैंडमली बीच बीच में से ऐसे उठाई जा रहे हैं, ये सवाल अच्छा लग रहा है ये उठा लो, ये सवाल अच्छा लग रहा है ये उठा लो। नहीं नहीं, मैं अपनी पसंद के सवाल नहीं उठा रहा, मैं वो सवाल उठा रहा हूं जो एक्चुअल में जिनके कॉन्सेप्ट के ऊपर बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पे 7.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं 7.2 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के ऊपर। ये थे 7.1 की चीजें। अब देखो यार, अगर हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, सबसे पहले तो ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, और बीच में एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x y मान लिए हैं। माने क्यों है बताता हूं आगे। पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x y मान लिए हैं, और ये जो पी पॉइंट है ना, ये इस पूरी ए बी वाली लाइन को दो पार्ट्स में, दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1:M2, यानी M1 रेशियो M2 में ये जो P पॉइंट है इस पूरी ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर ये ए बी पूरी लाइन 2 सेंटीमीटर की है, तो ये P पॉइंट बीच में आकर इन्हें 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तुम्हें बताया। अब हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज में एक और फॉर्मूला है, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहता है सर? देखो, ये जो P पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। कोऑर्डिनेट्स में ये जो x की वैल्यू है, इसे निकालने का फॉर्मूला है M1 ये वाला इंटू x2 ये वाला प्लस M2 ये वाला इंटू x1 ये वाला डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सिंपल। तुम्हें बस यहां पर एग्जाम में दिया होगा कि 1:2, 2:1, 2:3, या कोई भी दो भाग में लाइन को डिवाइड किया जा रहा है। पॉइंट P के तुम्हें कोऑर्डिनेट्स या x और y की वैल्यू निकालनी होगी, A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी तुम्हें गिवन होंगे। सिंपली इस x को निकालने के लिए तुम्हें यह फॉर्मूला वहां पे पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकालना है, दैट्स इट। वैसे ही y को निकालने का फॉर्मूला M1y2 प्लस M2y1 प्लस अपॉन M1 प्लस M2। चलो 7.2 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे सामने लिखे हैं 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया भाई, उड़ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी खत्म। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पे आते हैं। यहां पर देखो यार, ये एक सर्कल तुम्हारे सामने बना हुआ है, ये मैंने तुम्हें बताने के लिए बताया, कहीं स्क्वायर भी ना बना दो। ठीक है, तो ये सर्कल तुम्हारे सामने बना हुआ है। अब इस सर्कल को ना मैं कुछ तरीकों से तोड़ सकता हूं और हर एक टुकड़े को अलग नाम दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको पिज्जा की तरह, मतलब जैसे गोल पिज्जा होता है उसमें से तुम पिज्जा की एक स्लाइस निकालते हो ना, वैसा मैंने अगर इसे थोड़ा तोड़ा तो ये जो स्लाइस निकली है इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे और बचे हुए पार्ट को मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने सर्कल में से पिज्जा की इस तरह से स्लाइस नहीं निकाली, मैंने उसको ऐसे कट कर दिया, है ना, जैसे गार्लिक ब्रेड की शेप होती है ना, गार्लिक ब्रेड स्टिक्स की शेप होती है ना, वैसी शेप में मैंने इसे यहां नीचे से काट लिया। और ये फिर नीचे जो छोटे वाला पार्ट है उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलेंगे। अब इसी सर्कल को मैंने थोड़ा जूम करके यहां पे बना दिया। ठीक है, देख लो, जूम कर लिया मैंने। स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ भाई, हाथ है, स्केच पेन मार्कर है तो क्या हो गया भाई, हम ऐसे ही जूम कर देते हैं। अब देखो, सर्कल है, सर्कल का सेंटर लिया हुआ है O। ठीक है, सर्कल का सेंटर लिया हुआ है O, और यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया A, यहां एक पॉइंट ले लिया B। बेसिकली मैंने इसका माइनर सेक्टर यहां पे बनाया है। तो मैं अगर पीछे से कुकर की सीटी की आवाज या बाहर से कोई शोर आ रहा हो तो जरा थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब मैं क्या कर सकता हूं यार, अब मैं ये चीज नहीं रोक सकता ना मैं इतनी ये सब चीजें। तो चलो, यहां पर मैंने ये सेक्टर ले लिया, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल O।
आर है इस सर्कल का रेडियस, ये एंगल थीटा है यहां पर, ठीक है, और ये मैंने पॉइंट ले लिया पी। तो यहां पर हमारे पास है सेक्टर ओ ए पी बी, ठीक है, और इस ओ ए पी बी वाले सेक्टर का अगर मुझे एरिया निकालना है ना, तो वो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला एंगल थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर स्क्वायर। आर है रेडियस, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14, जो मर्जी रख लो। थीटा की वैल्यू तुम्हें गिवन ही होगी, रेडियस की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, फॉर्मूला में पुट करना, एरिया निकल के आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला, अब इसको जूम करके बना दिया भाई साहब, कुछ नहीं किया, सेम वही चीज है। अब ये नीचे मैंने सेगमेंट लिया हुआ है इसका, ठीक है, ये है रेडियस, ये है सेंटर ओ, ये बन रहा है एंगल थीटा, और यहां पर तो बाकी तुम्हें पता ही है। अब अगर मेरे को सिर्फ ये ए पी बी लेंथ निकालनी हो, अभी मैं एरिया नहीं निकाल रहा हूं सेगमेंट का, एरिया नहीं, सिर्फ ये ए पी बी लेंथ निकालनी हो मुझे, इसे कहते हैं आर्क। तो इस आर्क की लेंथ निकालेंगे कैसे, ये वाला थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ये है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला। अब अगर तुम्हें अपने इस सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है ना, पूरा एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे इस ओ ए बी वाले ट्राइंगल के एरिया को। यानी कि हम क्या करेंगे कि इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये सेगमेंट निकल के आ जाएगा, है ना। सो ये क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो अपना सेक्टर का था फॉर्मूला, इतना तो याद ही है। इसमें से बस माइनस कर दो ऊपर का ये वाले ट्राइंगल का एरिया, साफ सीधी सी बात है। तो ये आ गया तुम्हारा एक और फॉर्मूला। इसी के साथ 11th चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स खल्लास खत्म, एकदम रपचिक खल्लास। 11.1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13। तो इसी के साथ हमारे 3 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं भाई साहब। हमने चैप्टर नंबर 6 कर लिया ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 7 कर लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 11 कर लिया एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। कुछ नहीं बच रहा भाई, सब कुछ डन हो रहा है। हम सारे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ तो हो रहा है भाई, और क्या चाहिए। एक ही वीडियो में इतना कुछ मिलेगा कहीं नहीं ना। और हाँ, अगर तुम्हें लग रहा हो थोड़ा स्पीड तेज है ना, तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लिया करो, या फिर वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लो, तुम्हारे पास तो फीचर है यूट्यूब में। तो चलो यार, फिलहाल इतना नोट करो, जल्दी नोट करो, फिर हम चैप्टर नंबर 8 करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, देर नहीं करनी। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वैसे यार ये चैप्टर ना काफी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा मुश्किल भी लगता है, बट अगर मैं अपना बताऊं, मैं जब अपनी क्लास 10th में था, ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर था सच्ची में। ये चैप्टर इतना भी मुश्किल नहीं है यार, अगर तुम इसे बड़े ही ध्यान से आराम से समझो और इसके हर एक क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो यार देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में समझते हैं कि हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सबको लिखते कैसे हैं। ठीक, चलो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं रेफरेंस के लिए। ठीक है, ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। यहां मैं एंगल बना लेता हूं थीटा, यहां बन रहा है अपना 90 डिग्री का राइट एंगल। अब ध्यान से देखना, यहां पर हमारा जहां पर एंगल थीटा बनता है, इसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसे मैं अब P बोलूंगा। ठीक है, जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है, मतलब साइड होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूस। कौन, क्या होती है? हाइपोटेन्यूस, जिसे मैं H बोलूंगा। और ये जो बची हुई साइड है नीचे, ये होता है बेस, जिसे मैं अब B बोलूंगा। तो मैं समझाने के लिए, इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब साइन थीटा तुम कैसे लिखोगे किसी भी ट्रायंगल को देख के? साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू इसके हिसाब से आएगी BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। BC परपेंडिकुलर है और ये AB हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा की वैल्यू होती है। वैसे ही कॉस थीटा की वैल्यू आती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और किसी की साइड्स क्या है वो तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, सामने तो दिख रही है यार। उसके बाद आता है टैन थीटा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर आता है कॉट थीटा।
कॉट थीटा आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट के बाद आता है अपना सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा आता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और फिर सीकेंट के बाद आता है अपना कोसिकेंट थीटा, जिसको कॉसेक थीटा भी बोलते हैं कई स्टूडेंट्स, जो मर्जी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोसिकेंट थीटा आता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इन सभी से तुम एक बात नोटिस करो कि जो अपना कोसिकेंट थीटा है ना, वो साइन थीटा के अपोजिट है या रेसिप्रोकल है। साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यह है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये उससे उल्टा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये इनवर्सली रिलेटेड है, यानी क्या मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा के बराबर है? बिल्कुल कह सकता हूं। उसके बाद कोसिकेंट थीटा जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, वैसे ही ये सीकेंट थीटा इस कॉस का उल्टा है। सीकेंट थीटा की वैल्यू है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। मतलब जो कॉस थीटा है वो बराबर है 1 अपॉन सीकेंट थीटा के। बिल्कुल। जो टैन थीटा है वो इसी तरह से कॉट थीटा का अपोजिट है, तो यहां पर टैन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। तो यहां पर सब हो गया। अब जैसे तुमने साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा लिखा, तुम ऐसे ही कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो। जैसे कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा लिखा, वैसे तुम सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से, तो सेम ही चीज है। इतना हो गया। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ लिया, इनवर्सली रिलेटेड कौन से रेशियोज किसके हैं वो भी पढ़ लिया। अब एक और चीज देखो, तुम टैन थीटा को ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर भी लिख सकते हो। ये याद रखना, बहुत ज्यादा यूज होगा तुम्हारे क्वेश्चंस करने में। और वैसे कॉट थीटा हमें पता है कि कॉट जो है वो टैन का जस्ट उल्टा होता है, तो टैन अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर लिखा जा सकता है, तो कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। इजी, बहुत आसान भाई सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो इतनी चीजें हो गई। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। यार देखो, ये जो ऊपर लिखा है ना, ये पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, तो ये पढ़ के तुम्हें बड़ी आराम से समझ आ जाएगा। वरना अगर मैं सीधा यहां पे पढ़ने लगा ना तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। ध्यान से सुनो। अब अगर मैं यहां पर इसका साइन थीटा निकालूं इस ट्रायंगल के लिए, तो वो क्या आएगा? ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो वो क्या आएगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां परपेंडिकुलर क्या है? 1, हाइपोटेन्यूस क्या है? 3। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का मतलब ये आ जाएगा 1 अपॉन 3। ठीक है, ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल के लिए। अब मैं इस ट्रायंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालूं तो वो कितनी आएगी भाई? साइन थीटा की वैल्यू आएगी यहां पे, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है? 3, हाइपोटेन्यूस की जगह पे क्या है? 9। फिर यहां 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 1 अपॉन 3। तो भाई साहब ये क्या हुआ? ये भी 1 अपॉन 3, ये भी 1 अपॉन 3। तो यहां से क्या सीखने के लिए मिला? यहां से ये सीखने के लिए मिला कि ट्रायंगल की जो लेंथ है वो बढ़ जाने से जो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या इस साइन थीटा की वैल्यू है या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी अगर एंगल सेम रहा। क्या बोला मैंने? कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में उस ट्रायंगल की साइड की लेंथ के चेंज होने से इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर एंगल सेम रहा। जैसे एंगल यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है, फर्क क्या है? सिर्फ साइड में फर्क आया है ना? तो वो साइड के फर्क आने से, एंगल सेम रहने से इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाली। जहां भी 1/3 थी यहां भी 1/3 ही है। आया समझ? है ना? क्योंकि ये ट्रायंगल बेसिकली क्या है? यही सेम ट्रायंगल है, बस इसी की लेंथ थोड़ी बढ़ा दी है ना? सिंपल। और थोड़ा अब ऊपर पढ़ लो क्या लिखा हुआ है कि जो वैल्यू होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो वेरी या चेंज नहीं होती हैं अगर ट्रायंगल की लेंथ की साइड में चेंज आए, जब तक एंगल सेम रहे। ठीक, वही लिखा है जो मैंने बताया। अब 8.1 एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के लिए तुम तैयार हो चुके हो। तुमने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं ना,
इनसे एक्सरसाइज 8.1 बड़ी आराम से तुम सॉल्व कर पाओगे। और 8.1 के कौन से क्वेश्चंस तुम अब सॉल्व करके देखोगे जो इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन। ठीक, अब इस चैप्टर में इससे अगली एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना बहुत जरूरी है। तो अब वो टेबल तुम कैसे बनाओगे, कैसे याद करोगे, तुम्हें वो सारी ट्रिक मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले टेबल में मैं बनाता हूं साइन थीटा, फिर आएगा कॉस थीटा, फिर आएगा टैन थीटा, फिर आएगा सीकेंट थीटा, फिर आएगा कॉट थीटा, फिर आएगा कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब अपनी बुक का टेबल देख के ये मत कहना सर वहां पर कोसिकेंट थीटा टैन के बाद बना हुआ है। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हें सिर्फ वैल्यूज अच्छे से याद होनी चाहिए, और वो कैसे करनी है मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, इतना लिख दिया, एक तरफ तुमने इतना लिख दिया। अब यहां ऊपर की तरफ ना तुम्हें कुछ एंगल्स लिखने हैं। कौन से, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखेंगे 0 डिग्री, फिर लिखेंगे 30 डिग्री, फिर लिखेंगे 45 डिग्री, फिर लिखेंगे 60 डिग्री, फिर लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90 ये तुम्हें याद करने हैं। ठीक है, याद करो अभी के अभी, यहीं पे याद करके जाओ, यहीं पे याद करके जाओ, मेरे साथ साथ बोलो। जहां पर भी बैठे हो बस चिल्लाओ जोर से, कोई बात नहीं। 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। हो गया याद? हो गया? नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करो या फिर वीडियो को पीछे करो और फिर से मेरे साथ साथ बोलो, हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें, साइन थीटा जब 0 डिग्री हो, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू है ना, साइन थीटा की 0 डिग्री पर वैल्यू का मतलब मैं तुमसे कह रहा हूं साइन 0 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, साइन 0 मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, तुम्हें समझ आ ही गया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो अब तुम्हें ना सिर्फ जो साइन की वैल्यूज है ना हर एक एंगल के लिए, तुम्हें सिर्फ वो याद रखनी होंगी मेरे लिए। ठीक है, सिर्फ साइन की सारी चीजों की वैल्यू याद रख लो, बाकी अपने आप याद हो जाएंगी। है, अपने आप याद हो जाएंगी सर, कैसे? देखो, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इतना तो याद हो गया ना, 0 से 1 जा रहा है, इतना तो क्लियर है। पहली वैल्यू 0, 90 की वैल्यू लास्ट में 1, इतना याद हो गया। चलो, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, फिर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी भाई। देखो, साइन थीटा 45 डिग्री पर, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। फिर साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इतनी वैल्यूज याद हो गई। चलो, तो ये तुम्हारे पास साइन थीटा की वैल्यूज तुम्हें याद हो गई। अब आते हैं कॉस थीटा की वैल्यूज पर। कॉस थीटा में तुम्हें पता क्या करना है, साइन की वैल्यूज याद हो गई ना। अब मैंने तुम्हें कहा था, तुमसे प्रॉमिस किया था कि बस इसकी वैल्यू याद कर लो, बाकी अपने आप हो जाएंगी। तो सर अब बताओ कैसे होंगी। देखो, साइन की वैल्यूज याद हो गई, अब साइन की लास्ट वाली वैल्यू को कॉस की फर्स्ट वैल्यू बना दो, यानी 1 यहां पे आएगा, और इसकी फर्स्ट वैल्यू को इसकी लास्ट वैल्यू बना दो 0, यहां पे आएगा। इतना हो गया। उसके बाद इसकी 60 डिग्री की वैल्यू को इसकी 30 डिग्री की वैल्यू बना दो, यानी कि √3/2, और इसकी 30 डिग्री की वैल्यू को इसकी 60 डिग्री की वैल्यू बना दो, विच इज 1/2, और ये 1/√2 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये भी क्लियर भाई। कॉस थीटा की भी तुम्हें सारी वैल्यूज याद हो गई, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। उसके बाद आते हैं टैन थीटा की वैल्यू पर। देखो, टैन बेसिकली क्या होता है, जब हम साइन डिवाइडेड बाय कॉस करते हैं, देखा था ना, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो वो टैन थीटा आता है। तो 0/1 कितना होगा, 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना होगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना हो गया, 1/√3। फिर 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 कितना आ गया, 1/2। उसके बाद
नहीं डिवाइड करना था, सॉरी 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 यानी कि √2/1, तो ये इससे ये कैंसिल होके ये आ जाएगा 1। सॉरी माय मिस्टेक। कमेंट्स में धज्जियां मत उड़ा देना, गलती होगी भाई, मेरे मुंह से निकल गई, माफ कर देना मेरे को। नाउ √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 ये हो जाएगा अपना √3 और 1/0। अब देखो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए ना, 1/0 डिनोमिनेटर में 0, तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, यानी उस पर कोई वैल्यू नहीं होती। आगे सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है? देखो सीकेंट होता है अपना कॉस का उल्टा, तो 1 का रेसिप्रोकल तुम करोगे तो 1/1 1 ही रहेगा। ये रहा ना √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल किया तो 0 नीचे आ गया और 0 डिनोमिनेटर में आया, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, और इसी तरह से तुम कॉट थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालोगे। कॉट थीटा टैन वाले का उल्टा, कोसेकेंट थीटा अपना क्या कहते हैं साइन का उल्टा। तो बस इतनी सी चीजें तुम्हें करनी है और तुम्हारा टेबल बनके तैयार हो जाएगा। और अगर ये टेबल एक बार तुम्हें आ गया, मतलब तुम्हें sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 और हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू याद हो जाएगी। ओके, तो टेबल हो गया डन, ये भी डन हो गया। उसके बाद इस टेबल से तुम्हें एक चीज याद रखनी होगी कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, इन दोनों की ही वैल्यूज 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि कॉस थीटा ले लो या साइन थीटा ले लो, इन दोनों की वैल्यूज 1 से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, है ना। मैक्सिमम वैल्यू इनकी 1 ही होती है। पर वहीं अगर मैं बात करूं सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा, तो इन दोनों की वैल्यूज हमेशा 1 से बड़ी रहती हैं। सीकेंट या कोसेकेंट की जो वैल्यू है ना, ये या तो 1 के बराबर होती है या 1 से बड़ी रहती है। पर जो साइन और कॉस है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यह चीज जाननी थी। इतना होने के बाद तुम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हो। अब इसके तुम्हें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को करके देखना है। अब 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या आइडेंटिटीज तुम्हें याद करनी है, जिसकी मदद से तुम आगे एक्सरसाइज 8.3 भी बड़े मक्खन तरीके से कर पाओगे। वो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कुछ बुक्स में ना यहां पर माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के इधर भेज के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है। तो ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसे फॉर्मूला यूज करने की नीड हो वैसे करो, पर याद करने के तरीके से मेरे हिसाब से तो ऐसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूलाज के बेसिस पे आगे और भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एक्सरसाइज 8.3 के, और यहां पर तुम उन्हें करने के लिए भी तैयार हो चुके हो। सिर्फ इन 3 फॉर्मूलाज के बेसिस पर सारी एक्सरसाइज डन हो जाएगी, और इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स तुम्हें करके देखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला सारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें और ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हमने डिस्कस कर लिया, और कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ डन हो चुका है। ठीक, तो चलो अब हम करते हैं इसका अगला चैप्टर, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 9, क्योंकि 7 और 11 तो ऑलरेडी डन हो ही चुका है। हम बहुत जल्दी पूरा सिलेबस डन करने वाले हैं। चलो नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 को। चलो चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले हमें 3 चीजें समझनी होंगी, ठीक है। और वो 3 चीजें क्या हैं, उन्हें समझने के लिए मैं डायरेक्टली पहले तुम्हें इनका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो अब यहां पर हमारा वही चंटू आएगा। तो यहां पर ये आ गया अपना चंटू भाई,
ठीक है, ये मैंने बना दिया अपना सुंदर सुंदर सा चंटू भाई। ठीक, तो चंटू भाई ने अपनी निगाहों से ऐसे ऊपर देखा, किस तरफ? यहां पर एक पतंग उड़ रही थी, बड़ी प्यारी सी पतंग यहां पे उड़ रही है। तो चंटू भाई ने अपनी एकदम कातिलाना नजरों से पतंग को देखा, और यहां पर मैं एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लेवल बना देता हूं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब ये जो ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है, ये है अपनी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन से वो ऐसे ऊपर देख रहा है, और बीच में ये जो एंगल बना, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, इसी तरह से अगर मैं चंटू को एक घर की बालकनी में खड़ा कर दूं, अब इस बार ये था केस नंबर 1, ठीक है, ये था केस नंबर 1। अब बनाते हैं केस नंबर 2, जिसमें मैं चंटू भाई साहब को एक बालकनी में खड़ा कर दूंगा घर की। अब बालकनी मुझे बनानी नहीं आती है, मैं यहां पे ऐसे ही गैलरी सी बनाने की कोशिश करता हूं। सर बहुत गंदी ड्राइंग है, अरे मुझे पता है यार, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो समझ लो ये वो बालकनी में खड़ा है, ये क्या कंडे कंडे बना दिए। चलो यार, बालकनी में खड़ा है, और यहां पर नीचे ना एक बॉल है, ये अपने घर में है एंड मस्त, ठीक है, अपने घर में, और यहां नीचे पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है शिप में है, ये नीचे पड़ी हुई है एक बॉल। ठीक है, ये एक बॉल पड़ी हुई है, बड़ी मस्त सी बॉल है। ठीक है, ये मैंने बनाई है, ये देखो मस्त सी बॉल है, और चंटू भाई अपनी कातिलाना नजरों से वो बॉल को देख रहा है नीचे की तरफ। ये मैंने बना दिया एक और इमेजिनरी लेवल। यहां से जो एंगल बनेगा नीचे देखने के लिए, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये तो अपनी लाइन ऑफ साइट ही है। ठीक है, इतना पता चल गया कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। यहां से इन दो केसेस से इतना तो पता चल गया ना। अब देखो यार, तुम्हें इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट जानना इसीलिए जरूरी था, ताकि अगर तुमसे कोई पूछ ले, बताओ लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो तुम्हें पता हो। अदरवाइज क्वेश्चंस करते हुए ये टर्म्स ज्यादा यूज नहीं होने वाली हैं, पर पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम एक एग्जांपल से ये समझते हैं कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस आखिर होंगे किस तरह के। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि ये ए बी अपना एक टावर है। ठीक है, टीवी टावर होता है, कोई भी टावर है, और ये सी पॉइंट पे अपने वही चंटू भाई साहब खड़े हैं। सी फॉर चंटू, सी फॉर नहीं नहीं चंटू, ये भाई क्या क्या सोच रहे हो भाई, तुम कितने गंदे हो यार। सी फॉर चंटू, चंटू। तो चंटू भाई साहब यहां पे खड़े हैं, 15 मीटर दूर खड़े हैं टावर से। ठीक है, 15 मीटर की दूरी पर, और ये चंटू भाई यहां से देख रहे हैं ऊपर, टावर के एकदम ऊपर वाले पॉइंट पे। तुम भी तो अगर किसी बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे ऐसे आके खड़े हो जाओ तो ऐसे देखते रहते हो ना, ऊपर है ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो वैसे ये भी देख रहा है, वैसे ये भी देख रहा है बिल्कुल टॉप पॉइंट पे। और इसकी आंखों से ऊपर देखने वाले पे जो एंगल बन रहा है यहां पे, वो 60 डिग्री का एंगल है। टावर से 15 मीटर की दूरी पे चंटू खड़ा है, और अब तुमसे वो पूछ रहा है बताओ इस टावर की हाइट क्या होगी। वो तुमसे पूछ रहा है बताओ इस टावर की हाइट क्या होगी। तो कैसे पता करोगे? देखो यार, ये चंटू के देखने से एंगल यहां बन रहा है, और एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो हमें परपेंडिकुलर जो है बेसिकली, यानी कि इस टावर की हाइट, वो हमें निकालनी है ना। और हाइट h छोटा डाल देते हैं, हाइट। और तो और हमें गिवन है ये वाली साइड, ये कौन सी साइड है? ये बेस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूस है ना। और हमारे पास हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। दिया क्या हुआ है? बेस। यानी हमारे पास P और B पता है, मतलब P हमें निकालना है और B हमें पता है। तो हमारे काम की चीजें कौन सी हैं? परपेंडिकुलर और बेस, P और B। P और B कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता था? मेरे को याद है tan में आता था, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू होती थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो तुम्हें ऑलरेडी पता थे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहां पे थीटा की जगह पे क्या है? 60 डिग्री, तो रख दो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे हाइट है जो हमें निकालनी है, हमें नहीं पता, बेस की जगह पे 15 मीटर है।
अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने वो टेबल बनाया था उससे हमने पता करा कितनी होती है, √3 होती है। तो मैं यहां tan 60 डिग्री की जगह √3 लिख देता हूं सीधा सीधा, है ना। और मैं इस 15 को इज इक्वल टू के इधर लेके चला जाऊंगा तो ये अपने पास आ जाएगा 15√3 इज इक्वल टू h, यानी कि यहां से h या हाइट कितनी आ गई, 15√3 मीटर, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। बस ऐसे ऐसे आसान आसान सवाल हैं इस चैप्टर में। और तो और अब एक्सरसाइज 9.1 करने के लिए तुम तैयार हो चुके हो। उसके जो क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं वो हैं 2, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक, रैंडमली क्वेश्चंस नहीं उठा रहा हूं, बहुत रिसर्च करी गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा गया है, सैंपल पेपर्स को एनालाइज किया गया है, उसके बाद जैसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। रैंडमली ऐसे नहीं उठा दे रहे हम कि दो ये दूसरा उठा लो, इस चैप्टर का चलो तीसरा उठा लो, इस चैप्टर का चौथा पद में छठा उठा लो, ऐसे नहीं है, देख के किया जा रहा है। चैप्टर 9 होता है डन, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। अब चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं, सर्कल्स। सबसे पहले सर्कल्स होते क्या हैं भाई, देखो सर्कल बेसिकली क्या होता है कि सर्कल किसी भी एक प्लेन में उस हर पॉइंट के कलेक्शन होते हैं जो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर हो। ठीक है, क्या बोला मैंने, सर्कल प्लेन के ऊपर कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, जो पॉइंट्स उस सर्कल के एक फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हो, वो सर्कल है। समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें डेफिनेशन तो कहीं लिखनी नहीं है, तुम्हें क्वेश्चंस ये सॉल्व करने हैं नहीं एट द एंड, तो डेफिनेशन कौन ही बताएगा, पर फिर भी चलो पता होनी चाहिए तो मैंने बता दी। अब सर्कल में पहले जानो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं, जो सर्कल को कहीं पर भी कट नहीं करती हैं। जैसे कि अगर मैंने बना दी ये वाली लाइन तो ये इसको कहीं पर भी कट नहीं कर रही, तो ये है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। दूसरे सीकेंट लाइन कौन सी होती है, सीकेंट लाइन मतलब जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे, ऐसे एक पॉइंट यहां पे कट कर दिया, एक यहां पे कट कर दिया, तो ये हो गई अपनी सीकेंट लाइन। एक होती है टेंजेंट लाइन, जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती है। समझ लो इस पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट बनानी हो तो ये लो, यानी सर्कल को एक पॉइंट पे जो लाइन कट करती है वो टेंजेंट है। और एक बात और याद रखना कि सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकल सकती है। ऐसा नहीं होता कि तुम एक पॉइंट से ये भी कितनी सारी टेंजेंट निकाल दो, ऐसा नहीं होगा। सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकलती है, ठीक है। तो वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ओनली, वही लिखा हुआ है। अब थ्योरम 10.1 करनी इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है ये थ्योरम? ये थ्योरम कहती है यार कि कोई भी सर्कल पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं ना, तो वो टेंजेंट उस सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के इस पॉइंट से मैंने ये टेंजेंट खींची, तो इस सर्कल का सेंटर ये O है और ये रेडियस R है, तो ये सर्कल का रेडियस इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगा, यानी आपस में इनके 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। दोबारा सुनो, सर्कल के टेंजेंट और इस रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, यही ये थ्योरम कहती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो ये सी थ्योरम 10.1। उसके बाद 10.1 एक्सरसाइज करने के लिए तुम तैयार हो चुके हो, और उसका थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर लेना। थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं ना, 3 पार्ट्स हैं, ट्राई कर लेना। उसके बाद एक और चीज जानते हैं भाई, कि अगर मैं सर्कल के 3 पॉइंट्स ले लूं, एक पॉइंट सर्कल के अंदर, एक पॉइंट सर्कल के बाहर और एक पॉइंट सर्कल के ऊपर, तो वहां से कितने टेंजेंट्स निकल सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है, जो पॉइंट सर्कल के ऊपर है वहां से तो हमने देख ही लिया ना कि यहां से एक ही टेंजेंट निकल सकती है, एक से ज्यादा नहीं निकलेगी। पर अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहां से कितनी टेंजेंट निकल सकती हैं? भाई पहली बात तो यहां से कोई टेंजेंट निकल ही नहीं सकती, जितनी मर्जी लाइनें बना लो, कोई भी सर्कल के एक पॉइंट से बाहर से टच होकर थोड़ी ना जा रही है, तो यहां से कोई भी टेंजेंट नहीं निकल सकती, यहां से सिर्फ एक निकल सकती है। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वहां से कितनी निकलेगी? वहां से 2 टेंजेंट निकल सकती हैं भाई, एक तो ये वाली ऐसे और एक ये वाली ऐसे, ठीक है। ये एक पॉइंट पे ये कट करके जा रही है, एक पॉइंट पे ये कट करके जा रही है, यानी कि यहां से 2 टेंजेंट्स निकल सकती हैं। और एक और बात यहां से हमें सीखने को मिलती है, जो थ्योरम 10.2 हमें बताती है। वो क्या कहती है? कहते हैं कि सर्कल के बाहर वाले यानी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स खींची जाएं तो उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। यानी कि अगर मैं इसको P मान लूं, इस पॉइंट को Q और इस पॉइंट को R,
तो ये पी क्यू और पी आर की लेंथ आपस में बराबर होने वाली है। जो बाहर से ये दोनों टेंजेंट्स खींची गई हैं इनकी लेंथ बराबर होगी, यानी ये पी क्यू बराबर होगा पी आर के। ये रहा, ठीक है। और इतना करने के बाद तुम चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.2 करने के लिए भी तैयार हो और ये सब क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के। और इसी के साथ तुम्हारा 10th चैप्टर भी कंप्लीट होता है, 10th चैप्टर भी डन होता है। और अभी तक हमने कितने चैप्टर कर लिए? हमने 7th कर लिया, 8th कर लिया, 9th कर लिया, 10th कर लिया, 11th भी कर लिया, 7th के साथ ही 11 कर लिया था। अब बचा है सिर्फ 12, 13 और 14, 3 चैप्टर। चलो उसे भी खत्म करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और चैप्टर नंबर 12 और 14 को खत्म कर देंगे बिल्कुल एक साथ। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा, दैट इज चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, और वो भी करेंगे। फिलहाल चैप्टर नंबर 12 में देखो यार, ये मैंने जितने भी फॉर्मूलाज लिखे हैं यहां से लेके सफियर तक, ये सारा तुम्हारी पिछली क्लासेस का काम है, क्लास 9th तक का काम है। फिर भी मैंने यहां पर ये लिखे हैं, ये तुम्हें तुम्हारी क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे, पर जिन्हें नहीं पता, जो कि मुझे पता है मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता, तो उनके लिए मैंने ये लिख रखे हैं फॉर्मूलाज कि किसी भी क्यूबॉइड के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर ऐसे क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ ए का मतलब होता है क्यूब की जो साइड है, क्योंकि हर जो भी क्यूब है उसकी हर साइड बराबर होती है, तो उसकी साइड को ए कह दिया और उसका स्क्वायर इंटू 4 ये उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह वगैरह हर एक के लिख रखे हैं। कोन के अंदर इस एल का मतलब स्लांट हाइट होती है। आई होप इतनी चीजें तो पता होंगी, क्योंकि ये पिछली क्लासेस का काम है। फॉर्मूलाज एक बार पढ़ लो, याद कर लो, उसके बाद ही इस चैप्टर के क्वेश्चंस हो पाएंगे। क्योंकि अगर ये फॉर्मूलाज आते हैं ना, तो फिर ये चैप्टर में कुछ भी नहीं रह गया। ये चैप्टर बड़ा आसान है। इसमें करना क्या है, हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालनी है कंबाइंड सॉलिड्स की, यानी ये जितने भी दिए हैं ना, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, सफियर, इन सभी को ही जोड़ के एक प्रॉपर, एक मैं क्या कहूं, जैसे समझ लो कोन और सिलेंडर को जोड़ दिया, 2 हेमिस्फीयर्स और सिलेंडर को जोड़ दिया और एक नई फिगर बना दी, या एक नया टॉय बना दिया, या कुछ भी। तो अब मुझे उसका सरफेस एरिया या उसकी वॉल्यूम निकालनी है ना। तो बस उन सभी फॉर्मूलाज को तुम ऐड कर दोगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने ये ले लिया एक हेमिस्फीयर, ये वाला, ठीक है, और फिर साथ में ये मैंने ले लिया एक सिलेंडर, और फिर इस सिलेंडर के इस कोने पे एक और हेमिस्फीयर जोड़ दिया, तो यहां 2 हेमिस्फीयर हैं और एक सिलेंडर है। तो तुम इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे? तुम इसका ये जो टोटल सरफेस एरिया आएगा इस पूरी फिगर का, या सरफेस एरिया आएगा, वो कैसे आएगा? एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करेंगे प्लस एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करेंगे, प्लस ये जो दूसरा हेमिस्फीयर लगा, यानी एक और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करेंगे, तो फर्दर अपने पास वो आंसर निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। अब इनमें इनका क्या रेडियस रहने वाला है, क्या इसकी लेंथ होगी, क्या ब्रेथ होगी, क्या हाइट होगी, वगैरह वगैरह, वो सब तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, पुट करना है, आंसर निकालना है। पर हाँ, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन जो है सिर्फ सीधे सीधे ऐसे ही आए, थोड़े तोड़ मड़ोड़ के आ सकते हैं, थोड़े मॉडिफाई करके आ सकते हैं। तो वो किस तरह के क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वो तुम्हें प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है? 13.1 में से इन सब क्वेश्चंस को और 13.2 में से इन सब क्वेश्चंस को। ठीक है, देख लो ध्यान से, 2, 3, 4 से लेके 8 तक, फिर 3, 4, 5, 7, 8 ये वाले। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसके बाद तुम एक बार खुद इन सब चीजों को ट्राई करने की कोशिश करना। नहीं मिले तो उसके सॉल्यूशंस बहुत जगह पे अवेलेबल हैं, और अगर फिर भी समझना है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, पर अगर ना आए तो नीचे बस कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे उन्हीं डाउट्स के ऊपर आ जाएगी। बस चलो चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। 13 यहां पे समाप्त होता है, इतने ही कॉन्सेप्ट हैं इसमें और 2 ही एक्सरसाइजेज हैं। अब प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं। देखो यार, एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं कई लोग इसको, ये होती क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बैग है, उसमें 4 रेड बॉल हैं और 1 ब्लू बॉल है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ क्या पॉसिबिलिटी है
या क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर कोई उस बैग में हाथ डालेगा तो रेड बॉल ही निकलेगी, या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ब्लू बॉल ही निकलेगी, किस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कम है, वगैरह वगैरह कितनी है। तो देखो यार, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू बॉल्स के होने की तो कैसे निकालोगे। देखो टोटल बॉल्स कितनी है, 4 रेड हैं 1 ब्लू है, तो 4 और 1 टोटल बॉल्स 5 हैं जो लिखते हैं नीचे। और हम ब्लू वाले बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो ब्लू कितनी है, 1 है, तो ये आ जाएगा 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। उसके बाद रेड बॉल की कैसे निकालोगे, सो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के निकालने की अपॉन में क्या आएगा, टोटल बॉल 5 और रेड है कितनी 4, तो 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। बस यही करना होता है। यानी नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स हैं वो टोटल, और ऊपर आते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जिस चीज का हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उतने आउटपुट्स, या आउटपुट्स कह रहा हूं, उतने आउटकम्स कितने हैं। जैसे यहां पे 1 ब्लू बॉल थी तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हुए ऊपर 1, 4 रेड बॉल्स थी तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हुए ऊपर 4। तो ये आ गई दोनों की प्रोबेबिलिटीज। और इसी से एक बात और हमें जानने के लिए मिलती है यार, देखो ऐसा कोई भी इवेंट जो पूरा एक ही इवेंट हो, जिस पूरे इवेंट का एक ही आउटकम हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक ही बैग के अंदर ही 4 बॉल्स हैं और 1 ब्लू बॉल है, 4 रेड बॉल हैं और 1 ही ब्लू बॉल है, वो एक ही बैग के अंदर है। तो ये अपने भले ही इसकी 2 प्रोबेबिलिटीज निकली, पर ये इवेंट तो एक ही है ना, इवेंट तो एक ही है ना। तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। और किसी भी एलिमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं अगर हम उनका सम करें तो वो 1 के बराबर आता है। जैसे 1/5 प्लस 4/5 अगर तुम करते हो तो वो 1 आएगा। करके देखें, 1/5 प्लस 4/5 कितना हो गया, 5/5 कितना हो गया, 1। ठीक है, क्योंकि 5 1 होता है 5। वही लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इज 1। अब देखो यार, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E प्लस किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E के ऊपर बार, E के ऊपर बार। तो किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी वो 1 के बराबर होती है। और ऐसे इवेंट को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने तुम्हें बोला बताओ आज कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी, किसी ने बोला 30%। तो अब उसने तुम्हें यह बता दिया कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%। तो क्या अब तुम यह निकाल सकते हो कि बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी निकल जाएगी। उसमें से तुम क्या करो, ये तो तुम्हें पता है 30% है, अब तुम इस 30% को क्या करो, इज इक्वल टू के इस तरफ भेज दो। तो यहां पर 30% जब उधर जाएगा, यानी कि जब भी चीज परसेंटेज में हो तो तुम 100 में से माइनस करते हो, और जब नंबर में हो तो 1 में से माइनस करते हो। तो 30% चांस है, 100 - 30 70% चांस है बारिश नहीं होगी। आया समझ? जब भी नंबर में हो तो तुम 1 में से माइनस करते हो, जब परसेंटेज में हो तो 100 में से माइनस करते हो। अभी भी नहीं आ रहा? ओ भाई साहब, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? देखो देखो, किसी ने तुम्हें बताया कि बारिश होने के चांस हैं 30%। ठीक, अब तुम्हें यह निकालना है कि बारिश होने के कितने चांसेस नहीं हैं, यानी कि क्या चांसेस है कि बारिश नहीं होगी। तो बस 100 में से उस 30 को माइनस कर दो, 70% चांस है बारिश नहीं होगी। पर वहीं अगर कोई चीज तुम्हें परसेंटेज की जगह पर नंबर्स में दी जाए तब 1 में से माइनस करके बताओगे। आया समझ? यानी अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी ना होने की या होने की कोई एक भी गिवन हो ना, तो तुम इन दोनों में से कोई दूसरी निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है। अब जिस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 होती है उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। और अब 14.1 के इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, 14 प्रोबेबिलिटी खत्म होता है। हा 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 हा। ओ भाई साहब, प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट होता है। अब सिर्फ एक चैप्टर बचा है जो कि है चैप्टर नंबर 13, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। उसे भी कंप्लीट करते हैं। चलो इतना नोट करो। तो चलो अब हम करते हैं आखिरी चैप्टर, क्योंकि 14 चैप्टर हमने इससे पहले करवा दिया चैप्टर नंबर 12 के साथ में, और 13 थोड़ा बड़ा था तो इसको हम अलग से करवा रहे हैं। वैसे ये आखिरी चैप्टर है, इसके बाद सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने जो तुम लोगों से कहा था
कि मैं तुम्हें तुम्हारे क्लास 10th मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले करवाऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब बाकी आगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। इसमें सबसे पहले ग्रुप्ड डेटा को समझना होगा और अनग्रुप्ड डेटा को समझना होगा। देखो, ग्रुप्ड डेटा होता है ऐसा डेटा जो तुम्हें टेबल की फॉर्म में दिया हो, जिसमें तुम्हें प्रॉपरली सब कुछ क्लियर हो रहा हो, यानी प्रॉपर एनालाइज तुम कर सकते हो पूरे डेटा को। उस टेबल को देख के बहुत सुंदर तरीके से तुम्हें दिया है, जैसे कि यहां पे 1 to 3 का क्लास इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। 3 to 5 का क्लास इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। यहां 10 xi की वैल्यू, उसके लिए फ्रीक्वेंसी 1 है। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स ने अपने मैथमेटिक्स के टेस्ट में कितने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, कितने कितने स्टूडेंट्स ने, वो तुम्हें मैंने ऐसे ही दे दिया। मतलब समझ लो, मैंने तुम्हें कहा कि मैथमेटिक्स के एक टेस्ट में एक स्टूडेंट के 10 नंबर आए, फिर दूसरे स्टूडेंट के 20 नंबर आए, फिर 3 और स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स आए। 30, यानी 3 स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स आए, एक स्टूडेंट के 20 और एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए मैथमेटिक्स के टेस्ट में। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे बताऊं तो ये हो गया अनग्रुप्ड डेटा। पर अगर यहां पर सिस्टमैटिक वे में उसे लिखा जाए कि 3 स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स आए, एक स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए और एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए, तो ये हो गया ग्रुप्ड डेटा, जहां पर तुम्हें सारी बातें सिर्फ एक टेबल के जरिए शॉर्ट तरीके में क्लियर हो रही हैं। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया। ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है। आई होप क्लियर हो गया हो, नहीं हुआ तो वीडियो को जरा पीछे करो और देख लो। यहां फ्रीक्वेंसी, FI का मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही होता है कि वो XI की वैल्यू कितनी बार हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। 10 मार्क्स एक स्टूडेंट के आया, 20 व एक स्टूडेंट के आया, 30 3 स्टूडेंट्स के आए। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं कि मीन कैसे निकाला जाता है। मीन यानी कि एवरेज किसी भी चीज का कैसे निकाला जाता है। इस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में तुम्हें मेनली 3 चीजें पढ़नी है निकालने के लिए, एक मीन, एक मोड, एक मीडियन। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट मीन का है, बाकी दोनों तो आसान है, वो हो जाएंगे। तो मीन सबसे पहले अच्छे से समझना पड़ेगा तुम लोगों को। सबसे पहले तो मीन में ये टेबल तो तुम्हें क्लियर है ही, मैंने समझा दिया। अब मीन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI ओवर सिग्मा FI। मतलब क्या, बताता हूं। देखो, मीन को हम इस तरीके से x बार की तरह लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ऐसे लिखा जाता है मीन को, और ये है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, बताता हूं। सबसे पहले तो यहां पे देखो, ये है XI की वैल्यूज, ये है FI की वैल्यूज। अगर मैं इन सभी FI की वैल्यूज का सम कर दूं, इन्हें ऐड कर दूं, तो उसे हम लिखते हैं सिग्मा FI। क्या लिखते हैं, सिग्मा FI। अगर मैं इन सभी का सम कर दूं, सबको ऐड कर दूं, तो वो आएगा सिग्मा FI। सिग्मा मतलब उन सबका सम हो रहा है, किसका, जिसके सिग्मा के आगे ये लगाए FI, यानी फ्रीक्वेंसीज का सम हो रहा है। करें, 3 + 1 + 1 कितना हो गया, 5 आ गया। तो सिग्मा FI की वैल्यू निकल गई। अब मैं क्या करता हूं, इस FI और XI को मल्टीप्लाई करके एक अलग बॉक्स बना लेता हूं इनका। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा FI और XI को मल्टीप्लाई करके। सो 1 × 10 कितना हो गया, 10। 20 × 1 कितना हो गया, 20। 30 × 3 कितना हो गया, 90। ये मैंने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। और अब ये FI XI की वैल्यूज को जब मैं ऐड करूंगा, जब मैं इनका सम करूंगा, तो इसको मैं सिग्मा FI XI लिख सकता हूं, क्योंकि अब मैं इस FI XI का सम कर रहा हूं, तो FI XI का सिग्मा। तो यहां पे 90 + 20 + 10 कितना हो गया भाई, 120। तो सिग्मा FI XI भी निकल गया। तो सिग्मा FI XI ये रहा, सिग्मा FI ये रहा, पता चल गया। बस वैल्यूज को पुट करो, 120/5 आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। और कितना आंसर आएगा, सो यहां पे 5 × 2 = 10,
नीचे बचेगा 20, 5 4 ज़ा 20, 24 आंसर। ठीक है, हाँ 5 4 ज़ा 22, ऊपर 0 नीचे 24 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 2 12, 120। ओके, ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले मेथड पे, जो कि है अज्यूम्ड मीन मेथड। अब अज्यूम्ड मीन मेथड समझने के लिए ना मैं मीन का थोड़ा सा एडवांस टेबल लेता हूं तो तुम्हारी क्लास के हिसाब से। ये तो बड़े बेसिक सा टेबल है ना, अब एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस इस टेबल पे नहीं आएंगे तुम्हें, वो आएंगे क्लास इंटरवल वाला जो टेबल होता है उस पे। तो अब हम उस पे शिफ्ट हो जाते हैं पहले। ठीक है, यहां पर मैं इसकी थोड़ी सी चीजें इरेज करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसके जो xi की वैल्यूज हैं इन्हें मैं यहां से हटा देता हूं, और ये fi xi को भी मैं यहां से इरेज कर देता हूं। सबसे पहले इतनी चीजें यहां से हम हटा देते हैं, या फिर पूरा टेबल ही हटा दो यार, छोड़ो नया टेबल बनाते हैं। क्लास इंटरवल देख लेते हैं। अरे यार चीजें गिरी जा रही हैं। सीधा आप टेबल बना के आगे करेंगे, कट। अब चलो, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और अज्यूम्ड मीन मेथड करते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग टेबल लिया है जो कि क्लास इंटरवल्स का है। अब यहां पर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास ना xi की वैल्यूज गिवन नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्लास इंटरवल गिवन है। अब क्लास इंटरवल से xi की वैल्यूज निकालने के लिए तुम क्या करोगे, इनका मिड पॉइंट लोगे। मतलब तुम 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे। 20 ये वाली प्लस ये वाला 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, क्या आएगा 30 बाय 2, आंसर आया 15, यानी इधर आया 15। वैसे ही 20 और 30 के बीच की वैल्यू क्या होगी, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 25। वैसे ही 30 और 40 के बीच की वैल्यू 35, यानी इनके बीच की वैल्यू तुम्हें लेनी है, वो xi की वैल्यूज आ जाएंगी तुम्हारे पास। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया भाई। xi की वैल्यूज तुम्हारे पास निकल गई, और अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है ये वाला। इसमें एक ये आ रहा है a क्या है, a का मतलब है अज्यूम्ड मीन, यानी बीच में से कुछ ऐसा मीन जो तुम अज्यूम करोगे। अब वो अज्यूम कहां से करेंगे भाई, xi वाली जो वैल्यूज है ना, इनमें से लास्ट वाली वैल्यू को कट करो, फर्स्ट वाली वैल्यू को कट करो, बीच में जो वैल्यू बची वो है तुम्हारा अज्यूम्ड मीन। ये है तुम्हारा अज्यूम्ड मीन, यानी a की वैल्यू यहां पे 25 है। कभी कभार क्वेश्चन में गिवन होती है तो तुम्हें वही लेनी है, और गिवन नहीं है तो तुम्हें यही मेथड यूज करना है। सर अगर यहां पे 3 की जगह 4 या 5 आ गए फिर कैसे करेंगे, तब भी ऐसे करो, लास्ट वाली वैल्यू कट, ऊपर वाली वैल्यू कट, फिर नीचे, फिर ऐसे कट, बीच में जो वैल्यू बची वो तुम्हारा अज्यूम्ड मीन। सर अगर बीच में 2 वैल्यूज बच गई तो ऊपर वाली वैल्यू तुम्हारा अज्यूम्ड मीन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर वैसे नीचे कोई वैल्यू है नहीं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। समझ लो यहां पे 45 और 55 अगर होता तो तुम पहले इसको कट करते, इसको कट करते, फिर मतलब एग्जाम में कट नहीं करोगे, दिमाग में करना कि इसको हटाया, फिर इसको हटाया, फिर इसको हटाया, इसको हटाया, बीच में ये एक वैल्यू बच गई, हमारा अज्यूम्ड मीन आ गया। वैसे ही अगर ये वैल्यू ना होके सिर्फ 4 वैल्यूज हों तो इन दोनों को कट करके बीच में 2 वैल्यूज बच गई। अब इन दोनों को भी कट कर दिया तो लोगे किसको, है ना, तो ये कट नहीं करना, इन दोनों को हटाकर ये 2 वैल्यूज में से जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तुम्हारा अज्यूम्ड मीन हो जाएगा, अगर गिवन ना हो। तो इस तरह से अज्यूम्ड मीन निकाला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल ली है इतनी सी। ठीक है, तो तुम्हारा अज्यूम्ड मीन इस क्वेश्चन के लिए है ये 25। उसके बाद DI क्या है, DI बेसिकली डेविएशन है। कैसे निकालोगे,
डी की वैल्यू आती है एक्स आई में से इस ए को माइनस करना होगा तुम्हें, यानी कि 15 एक्स आई की ये वाली वैल्यू पहले नंबर पे 15 है, इसमें से माइनस कर देंगे ए यानी 25, कितना आ जाएगा अपना माइनस का 10। ठीक, फिर 25 तो यहां पे है ही एक्स आई की जगह पे, माइनस क्या करना है ए जो कि है 25 इज इक्वल टू आ गया 0। फिर 35 आ गया, माइनस क्या करना है ए की वैल्यू 25, कितना हो गया प्लस का 10। तो -10, 0 और 10 ये आ गई डी की वैल्यू। और सिग्मा एफ आई डी आई कैसे आएगा, डी की वैल्यू तो आई गई है, अब तुम एफ आई और डी के लिए एक अलग ब्लॉक बनाओ, डी की वैल्यूज को और ये एफ आई की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और नीचे उनका समीशन लिखो एफ आई डी आई, समीशन करके आंसर आएगा, यहां पे पुट करो। सिग्मा एफ आई कैसे निकालना है, बस इन सभी का सम कर दो। ये सिग्मा एफ आई यहां पे कितना है 5 है, 3 + 2 + 1 सॉरी 6 है, 5 नहीं क्या कर रहे हो सर, 6। तो इतना हो गया। उसके बाद इसके अगली चीज में एक यू आई इंट्रोड्यूस हुआ पड़ा है और एच इंट्रोड्यूस हुआ पड़ा है। ये क्या है, ये न्यू चीज क्या है? देखो यार, एच होता है जो क्लास इंटरवल्स है ना उनके बीच में कितना गैप है। यहां पर 10 to 20 के बीच में 10 का गैप है, 20 to 30 के बीच में 10 का गैप है, 30 to 40 के बीच में 10 का गैप है, तो एच की वैल्यू 10 हो जाएगी। वैसे यहां पे यू आई का मतलब होता है ये जो एक्स आई माइनस ए या तुम्हारी जो डी आई की वैल्यूज आई है ना, इसको एच से या क्लास इंटरवल के बीच के गैप से डिवाइड कर दो, है ना। जैसे कि यहां पर अगर मैं एफ आई डी आई हटाऊं और यहां पे लिखूं यू आई, तो वो कैसे आएगा, ये जो तुमने डी आई निकाले हैं डिवाइडेड बाय एच, बढ़िया। यानी कि डी आई की वैल्यू आई थी -10 डिवाइडेड बाय 10 का ही गैप है एच की जगह पे, तो वैल्यू आई -1। इसी तरह से अगली 0 थी डिवाइडेड बाय 10 का गैप इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से तुम्हारी यू आई की वैल्यूज निकलेंगी। फिर एफ आई यू आई का ब्लॉक बनेगा, फिर सिग्मा एफ आई यू आई तुम करोगे, फॉर्मूला में पुट करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर तुम्हें यहां पर, और हाँ ये स्टेप डेविएशन मेथड था बाय द वे, ये वाला ए का मतलब वही है अज्यूम्ड मीन वाली वैल्यू, और बाकी तुम्हें पता है। देखो ये ना आसान कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें करना ही क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है। अज्यूम्ड मीन में क्या नई चीज आई, अज्यूम्ड मीन कैसे आएगा, जो भी तुम्हारी एक्स आई वाली क्लास है लास्ट वैल्यू कट करो, पहली वैल्यू कट करो, फिर लास्ट वाली वैल्यू कट करो, पहली वैल्यू कट करो, बीच में जो वैल्यू बची वो ए की वैल्यू, 2 वैल्यूज बची तो ऊपर वाली वैल्यू ए की वैल्यू, अज्यूम्ड मीन आ गया। डी आई क्या होता है, डेविएशन, एक्स आई में से ए को माइनस करो, यानी एक्स आई की हर वैल्यू में से इस ए वाली वैल्यू को माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, वो वैल्यूज आती रहेंगी। फिर डी आई की वैल्यूज निकल गई तो एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करके एक अलग ब्लॉक बनाओ, उनका सम करो, यहां पे पुट करो, आंसर आ जाएगा। ए की जगह इस 25 को पुट करो, ए की वैल्यू को पुट करो, आंसर आ जाएगा। वैसे ही एच की जगह पे इसके बीच में जो गैप है क्लास इंटरवल्स के बीच में, सब में तुम्हें जो क्वेश्चन मिलेंगे ज्यादातर सेम गैप ही होगा, तो वहां पे उसको पुट करो, जबकि यहां पे 10 है, 20 - 10 10 हो गया, 30 - 20 10 हो गया, 40 - 30 10 हो गया, तो वो आ गया। और फिर यू आई होता है जो डी आई में से एच को डिवाइड करने पर वैल्यू आए, उसको यहां पे पुट करो। अब 13.1 के ये वाले क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, हो जाएगा। आगे आते हैं मोड पर। मोड बहुत आसान है, 1 मिनट में देख लूं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब देखो मोड कैलकुलेट करना बड़ा ही ज्यादा ही आसान है। इसमें हमें पता क्या करना होता है, सबसे पहले एक मॉडल क्लास ढूंढनी होती है, एक मॉडल क्लास ढूंढनी होती है। वो मॉडल क्लास कैसे आती है, फ्रीक्वेंसी जिस भी नंबर की सबसे ज्यादा है वो तुम्हारी मॉडल क्लास है। यहां पर 8 सबसे ज्यादा है, तो ये रही तुम्हारी मॉडल क्लास। अब यहां से तुम्हें कुछ चीजें निकालनी होती हैं। पहली चीज निकालनी होती है एल, यानी कि लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इस क्लास में ये इसकी लिमिट है क्लास इंटरवल की, जो ये वाली होती है उसे अपर लिमिट कहते हैं, ये इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, तो वो है 3। तो लोअर लिमिट कितनी है यहां पे 3। फिर निकालना होता है तुम्हें यहां पे F1। F1 होती है मॉडल क्लास जो है उसी की फ्रीक्वेंसी, यानी कि 8। फिर निकालते हैं F0। F0 मतलब मॉडल क्लास से पीछे वाले की फ्रीक्वेंसी, जो कि है 7।
तो आ गया 7। फिर होता है F2। F2 मतलब मॉडल क्लास के बाद वाले की फ्रीक्वेंसी जो कि है 2, तो मैंने वो भी लिख लिया 2। और तुम्हें निकालना होता है H यानी कि क्लास इंटरवल्स के बीच में गैप कितना है। सो 3 - 1 2, 5 - 3 2, कितना गैप है 2 का। तो बस ये सारी वैल्यूज निकाल ली, इस फॉर्मूला में पुट कर दो। L की जगह पे L की वैल्यू, F1 की जगह पे F1 की वैल्यू, F0 की जगह पे F0 की वैल्यू, F1 F2 की जगह पे F2 की वैल्यू, H की जगह पे H की वैल्यू। ठीक है, L प्लस F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। एक्सरसाइज 3.2 के थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। आगे बढ़ते हैं। मीडियन। देखो मीडियन के लिए जब भी तुम्हें डेटा दिया हो ना, और हाँ एक बात मैंने नहीं बताई कि अनग्रुप्ड डेटा अगर तुम्हें कहीं पर भी दिया हो, सबसे पहले उसे तुम्हें ग्रुप्ड में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर तुम्हें कोई अनग्रुप्ड डेटा दिया है मीडियन निकालने के लिए, तो सबसे पहले उसको ग्रुप्ड डेटा में बनाकर उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। मतलब नंबर्स जो हैं वो छोटे से बड़े के क्रम में आने चाहिए, यानी छोटे से बड़े चलते हुए आने चाहिए वो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं, पर जो xi की वैल्यू है, क्लास इंटरवल की वैल्यू है, वो बढ़ते से कम से बढ़ते हुए के क्रम में आनी चाहिए। ठीक है, छोटे से बड़े के सीरीज में, क्रम में आने चाहिए। ठीक, तो अब यहां पे मीडियन निकालेंगे। मीडियन में भी तुम्हें सबसे पहले एक मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी होगी। पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी होगी। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए तुमको सबसे पहले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। CF कहते हैं जिसको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे निकालते हैं? इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर है वो एज इट इज लिख लो, पहले नंबर पे 5। फिर क्या करो, इसका जो दूसरा नंबर है उसमें ये 5 प्लस कर दो। 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। फिर 8 में ये 4 प्लस कर दो। 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12। फिर 12 में ये 3 प्लस कर दो। 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15। और ये जो एंड में आया ये है n की वैल्यू। इसमें n की वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी वाला नंबर होता है। ठीक, और फिर ये जो वैल्यू आई है इसको 2 से डिवाइड कर दो। n/2 करके देखो, यानी 15/2 करके देखो कितना आएगा। 15/2 आएगा मेरे हिसाब से 7.5, है ना? 7.5 आएगा। अब जो 7.5 आया है, तुम अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो कि 7.5 के पास में कौन सी वैल्यू है, वो है 8, है ना? 7.5 आया तो 7.5 या फिर उसके आसपास की कौन सी वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, वो है 8। तो जहां पर ये मिली वो वाली क्लास अपनी कौन सी क्लास हो गई? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास n/2 निकालो, फिर उसके नियर जो भी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का नंबर होगा वो वाली पूरी क्लास अपनी मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन निकालने का फॉर्मूला L, मतलब इस क्लास में से इसकी लोअर लिमिट देखो 10 है। फिर n/2 की जो तुमने वैल्यू निकाली 7.5, उसको यहां पे पुट करो, माइनस यहां पर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी ना उसका ध्यान रखना। यहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली नहीं आनी, ये नहीं आनी। जो तुम्हारी मीडियन क्लास आई है उससे पहले वाली की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे आनी है, यानी कि 5। ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू 5 है, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आनी है जो भी तुम्हारी मीडियन क्लास है उससे पहले वाले क्लास की आनी है। ये चीज ध्यान में रखना। बाकी नीचे f की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है भाई, फ्रीक्वेंसी किसकी आनी है? मीडियन क्लास की आनी है 3, और h यानी कि उसके बीच में गैप 10 - 0 10, 20 - 10 is 10, तो 10 है यहाँ पे वैल्यू। बस फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज को निकाल लो आंसर। उसके बाद मीन, मीडियन और मोड के बीच में एक रिलेशन है जो तुम्हें याद करना होगा, दैट इज 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। कई बार कई जगह पर यूज हो जाता है, तो याद कर लो। 13.3 के ये वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, और इसी के साथ साथ तुम्हारी चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स समाप्त होता है। इसी के साथ तुम्हारा क्लास 10th मैथमेटिक्स की जर्नी भी यहां पर कंप्लीट होती है मेरे साथ AVM स्टडी हब के साथ। और हां, अगर तुम्हें इन सभी चैप्टर्स के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है या तुमसे सॉल्व नहीं होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आ जाएगी। ठीक, वीडियो छोड़ के मत जाना, इसको नोट करो, और उसके बाद मुझे तुमसे कुछ कहना है, सुने बिना प्लीज मत जाना। चलो नोट करो।
तो यार आई होप तुम लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आया हो। आज मेरा इस क्लास 10th 2024-25 वाले बैच का शायद आखिरी लेक्चर था, लास्ट लेक्चर रहा। बट आई प्रॉमिस आई विल बी योर biggest cheerleader and strongest support. When life gets heavy, share it with me. When life gets beautiful, you can also share it with me. तुम्हारा ये अंकुर सर कहीं नहीं जा रहा। इंस्टाग्राम पे डीएम करो, बात कर लिया करो जब भी मन करे। आई एम हेयर ऑलवेज। फिर मिलेंगे। और हाँ, बोर्ड्स में मेरी नाक मत कटवाना। ओके, बाय बाय।